में ये क्लास हम लेंगे, और मध्य प्रदेश में जितनी भी सेंचुरीज हैं उनके बारे में पूरा का पूरा मैं इसमें एक्सप्लेनेशन दूंगा अकॉर्डिंग टू द मैप। मध्य प्रदेश का जो मैप है उसमें पूरा समझाऊंगा, और वो सभी सेंचुरी कहाँ कहाँ पर सिचुएटेड हैं, और साथ साथ कितना एरिया वो कवर करते हैं, और कौन कौन से उसमें जीव पाए जाते हैं, और क्या उसकी इम्पोर्टेंस है, उन सभी के बारे में आपको जानकारी दूंगा। तो सभी विद्यार्थी जुड़ जाएं फटाफट। आज हम मध्य प्रदेश की सेंचुरीज के बारे में पूरी चर्चा करेंगे, और आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। जैसा मैंने बताया था कि 11:15 में लाइव क्लास स्टार्ट कर दूंगा। थोड़ी बहुत लेट हो रहे हैं हम, और 5 मिनट बाद में हम इसको चालू कर देंगे प्रॉपर तरीके से। थोड़े से सभी विद्यार्थी जुड़ जाएं इसमें। मध्य प्रदेश का छोटा सा ओवरव्यू बताता हूं सेंचुरीज के बारे में। मध्य प्रदेश में सेंचुरी, जिसको कि हिंदी में बोलते हैं अभ्यारण्य, अभ्यारण्य सबसे अधिक अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में ही है। 24 अभ्यारण्य है और एक गौ अभ्यारण्य है, ठीक है ना। 24 जो अन्य उसमें अन्य जीव पाए जाते हैं, और एक स्पेशल गायों के लिए अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में सबसे पहला अभ्यारण्य स्थापित किया गया है। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में 25 सेंचुरी है, 25 सेंचुरी सिचुएटेड है, और कहीं ना कहीं उसका खुद का एक महत्व है। और जैसा कि आपको अगर जानकारी है, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन पाए जाते हैं। अगर पूरे ऑल ओवर इंडिया में रैंकिंग देखी जाए तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन क्षेत्र जो कहीं पर है वो मध्य प्रदेश में है। ओवरव्यू दे रहा हूं आपको शुरू करने से पहले। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन है। सबसे अधिक वन की अगर कहीं पे भूमिका है तो मध्य प्रदेश में है, और मध्य प्रदेश के बाद में दूसरा राज्य आता है अरुणाचल प्रदेश, जो कि दूसरे नंबर पर आता है, जो कि नॉर्थ ईस्ट में है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने आपको 2 शुरुआत में बताए। बाकी के जो भी विद्यार्थी हैं फटाफट मेरे साथ में जुड़ें, और हेलो कमेंट जरूर करें मेरे को, जिससे कि मुझे मालूम पड़े कि हाउ मेनी पीपल्स आर कनेक्टेड टू मी। चलिए कुलदेव जी, बाकी के विद्यार्थी भी मेरे को कमेंट करें कि आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है और आप समझ पा रहे हैं जो भी मैं यहाँ पर आपको डेमोस्ट्रेट कर रहा हूँ। मेरे ख्याल से हिंदी में किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आई एम एक्सप्लेनिंग ऑल द पार्ट ऑफ हिंदी, इवन इंग्लिश ऑल्सो, सो डू नॉट वरी अबाउट। रोहित धाकड़ जी पूछ रहे हैं कि मेंस की कब तक संभावना है। देखिए 9 दिसंबर को हाई कोर्ट में जो हियरिंग लगी हुई है उसमें इसका डिसीजन आएगा। उसके बाद में इसकी चांसेस कितने हो सकते हैं ये उसके बाद मालूम पड़ेगा। तो फाइनली हो सकता है 9 दिसंबर के बाद में मेंस की डेट डिक्लेयर हो एमपीपीएससी की। तो दिस इज द फाइनल हियरिंग, जो कि रिजर्वेशन के मध्य लगी हुई है, जिसमें कि 27% जो रिजर्वेशन दिया गया था ओबीसी के लिए, तो उसमें कहीं ना कहीं फाइनल डिसीजन 9 दिसंबर को आएगा, जो कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में जिसकी पूरी हियरिंग लगी हुई है। तो डोंट वरी, एमपीपीएससी का मेंस होगा, हो सकता है 2021 में हो, क्योंकि 9 दिसंबर को उसकी हियरिंग होगी, उसके बाद में ही एमपीपीएससी मेंस का एग्जाम कंडक्ट होगा। तो आप लगातार तैयारी करते रहिए, प्रिपरेशन करते रहिए, क्योंकि एमपीपीएससी मेंस होना बिल्कुल स्वाभाविक होगा। उसके तुरंत बाद जैसे ही हो जाएगा, तो 2019 में जुलाई में जो नोटिफिकेशन आने वाला था एमपीपीएससी का, वो नोटिफिकेशन भी आपको तुरंत हो सकता है जनवरी या फरवरी में वो नोटिफिकेशन भी आ जाए, जो कि 2020 की जो एमपीपीएससी की वैकेंसीज थी। तो डोंट वरी अबाउट इट, डेफिनेटली एमपीपीएससी मेन विल बी कंडक्ट बाय द एंड ऑफ द फरवरी और द मार्च। सो यू हैव टू बी रेडी अबाउट दैट मेंस प्रिपरेशंस, ठीक है। तो अभी हम जिस पे चर्चा कर रहे हैं वो है मध्य प्रदेश की सेंचुरी, ठीक है। तो शुरू करते हैं इसको, क्योंकि 11:22 हो चुके हैं। मध्य प्रदेश में टोटल 25 अभ्यारण्य 25 सेंचुरी हैं, जो कि अभी रनिंग में हैं, और इसमें अन्य टोटल 6
6 प्रस्तावित हैं, ठीक है, 6 प्रस्तावित हैं जो कि भविष्य में अभयारण्य बनेंगे। तो उन सभी के बारे में जानकारी व्यवस्थित रूप से एक के बाद में एक आपको बताऊंगा। तो जितने भी विद्यार्थी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं वो फटाफट हेलो लिखें मेरे को, और आपको मेरी आवाज आ रही है वो बिल्कुल क्लियर करें। चलिए, मध्य प्रदेश के अभयारण्य मानचित्र के अनुसार, जैसे कि मैंने बताया आपको, मध्य प्रदेश की जो मैप है, ठीक है ना, मैप के अकॉर्डिंग आपको पूरा का पूरा एक्सप्लेन करूंगा। हेलो कुलदेव जी, जी बताएं जी, ठीक है, बढ़िया। चलिए शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश की सेंचुरी ऑफ एमपीज के बारे में पूरी जानकारी आपको देते हैं। तो मध्य प्रदेश में टोटल कितनी सेंचुरी हैं, कितने अभयारण्य हैं टोटल अभी रनिंग में? 25 अभयारण्य मध्य प्रदेश में स्थापित किए गए हैं और 6 प्रस्तावित हैं, 6 जो कि आने वाले समय में और बनने वाले हैं। तो टोटल ये कितने हो गए अगर इनको बुलाया जाए, दोनों को मिला लिया जाए तो 31 सेंचुरीज मध्य प्रदेश में आने वाले समय में हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए आप शुरू करते हैं। सबसे पहला जो अभयारण्य है वो कहां पर है, इसको अलग कलर से अपन देखते हैं। सबसे पहला अभयारण्य ले लेते हैं अपन खिवनी। खिवनी कहां पर है? देवास में। पहला अभयारण्य लिया है मैंने खिवनी अभयारण्य, इसको आपको ऐसे ही याद रखना है, खिवनी सेंचुरी। खिवनी सेंचुरी है जो कि कहां पर है? देवास में। देवास में स्थित है ये, और देवास जो कि उज्जैन डिवीजन, उज्जैन संभाग के अंतर्गत आता है, ये उज्जैन है। और यहां पर एक खिवनी अभयारण्य जो है, इसको अभयारण्य हिंदी में भी लिख रहा हूं, खिवनी अभयारण्य यहां पर है। जी रोहित जी, सर या लास्ट हेयरिंग होगी या फिर एक और डेट मिलेगी? अभी तक तो रोहित जी यही जानकारी है कि ये लास्ट हेयरिंग है, इसमें फाइनल डिसीजन आने वाला है रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग, और उम्मीद है कि इसके बाद में ये एग्जाम की डेट फाइनल हो जाएगी। अभी तक तो यही जानकारी है, बाकी फिर कोर्ट में जो उच्च न्यायाधीश बैठे हुए हैं उन्हीं पे पूरा डिपेंड करता है, और प्लस हेयरिंग किस तरीके से कंडक्ट होती है। तो अभी तक फाइनल जानकारी यही है हमें, ठीक है रोहित जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपन प्रिपरेशन करते रहें, डोंट वरी, ठीक है ना, बी पॉजिटिव। एग्जाम होना है, एमपीपीएससी आईएएस आईपीएस बनना बंद नहीं होंगे, इनको बनना है। थोड़ा सा लेट जरूर हो रहा है क्योंकि रिजर्वेशन जिस तरीके से हो रहे हैं और जिस तरीके से रिजर्वेशन का जो पॉइंट कमलनाथ सरकार ने कंडक्ट किया था और 27% जो आरक्षण दिया था, वो कहीं ना कहीं संविधान का उल्लंघन हो रहा था। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन उसको उल्लंघन ही माना जा रहा था। वैसे मध्य प्रदेश में देखा जाए तो ओबीसी की जो जनसंख्या है वो अनुपातिक दृष्टि से देखा जाए तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से अधिक है, तो इस कारण से वो कहीं ना कहीं पे रूल में आ रहा था। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली 100%, ठीक है ना, 100% से ज्यादा आरक्षण का डिवाइडेशन नहीं होना चाहिए, तो वो उससे ऊपर जा रहा था, ठीक है ना, जिसमें कि 51% का आपको आरक्षण देना पड़ता है। तो डोंट वरी, ठीक है ना, 27% जो है वो, और 27%, 14% और यहाँ पर 27%, इस तरीके से डिवाइडेशन था। तो उसको कहीं ना कहीं पे संतुलित करने के लिए ये बात चल रही थी। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन अपने अभयारण्य में, डोंट वरी। तो खिवनी अभयारण्य के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। तो खिवनी अभयारण्य जो कि देवास, जो कि उज्जैन संभाग के अंतर्गत आता है, वहां पर स्थित है खिवनी अभयारण्य। और इसका जो क्षेत्रफल है कितना है? ये 134 स्क्वायर किलोमीटर में ये फैला हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे जो मुख्य जानवर कौन कौन से पाए जाते हैं वो भी मैं बता देता हूं, ठीक है ना। तेंदुआ, चीतल, सांभर, नीलगाय, ठीक है ना, और हिरण और अन्य जीव इसमें पाए जाते हैं। तो मुख्यतः ये जीव यहां पर पाए जाते हैं, ठीक है। तो पहला अभयारण्य मैंने आपको बताया कहां पर स्थित है, ये देवास में स्थित है, जो कि उज्जैन संभाग के अंतर्गत आता है, और इसका नाम है खिवनी अभयारण्य। ये आपको क्लियर हो गया।
चलिए अब अगला अभ्यारण्य के बारे में चलते हैं, इसको मैं साफ कर देता हूं। अगला जो अभ्यारण्य है वो है नरसिंहगढ़। नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य के बारे में नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य जो कि कहां पर है, राजगढ़ में है। राजगढ़ जो कि भोपाल संभाग के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं जिससे कि मैं आपको अगले अभ्यारण्य के बारे में जानकारी दे पाऊं। ठीक है ना। चलिए अगला अभ्यारण्य अगले कलर से मैं आपको डेमो दूंगा। ठीक है ना, जो कि कहां पर है, राजगढ़ में। राजगढ़ ये है। और कौन सा अभ्यारण्य है ये, नरसिंहगढ़। सेकंड अभ्यारण्य नरसिंहगढ़। नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य जो अभ्यारण्य है ये है सेकंड अभ्यारण्य, जो कि कहां पर है, राजगढ़ में। राजगढ़ जो कि कहां किस में है, भोपाल संभाग में। भोपाल संभाग में स्थित है ये नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य। और ये कुल कितने क्षेत्रफल में इसको स्थापित किया गया है, 57 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास का जो क्षेत्र है वहां पर इसको स्थापित किया गया है। ठीक है, तो सेकंड अभ्यारण्य हो गया। कुल अभ्यारण्य कितने हैं यहाँ पर अभी स्थापित, 25 हैं और 6 इसमें प्रस्तावित हैं, तो टोटल मिलाकर 31 अभ्यारण्य यहाँ पर स्थापित हैं। ठीक है, और दूसरा अभ्यारण्य है ये राजगढ़ अभ्यारण्य। इसमें भी सेम ही जानवर पाए जाते हैं, प्राणी, तेंदुआ, सांभर, चीतल, ठीक है ना, जंगली सुअर और मोर। हाँ ठीक है ना, अन्य में एक स्पेसिफिक है मोर और जंगली सुअर। जो जंगली सुअर है, ठीक है ना, जंगली सुअर और मोर, इसकी यहाँ पे अधिकता पाई जाती है। तो ये सेकंड अभ्यारण्य के बारे में मैंने आपको बताया। अब अगला अभ्यारण्य चलते हैं। अगला जो अभ्यारण्य है वो है गांधी सागर अभ्यारण्य। ठीक है ना, इसको यहां लिख लेते हैं अपन। तीसरा नंबर है गांधी सागर अभ्यारण्य। ठीक है, ये कहां पर है, ये है मंदसौर में। अब गांधी सागर से आपको याद आ रहा होगा, गांधी सागर डैम भी है जो कि मंदसौर में है और उसी के पास में ये स्थित है। एमपीपीएससी व्यापन क्लासेस। धन्यवाद, धन्यवाद आपका। आप सभी लोग साथ जुड़े रहें, मैं इससे अच्छी कोशिश करूंगा आपको एक्सप्लेन करने की। मंदसौर में कहां पर है ये, गांधी सागर जो डैम है, गांधी सागर जो डैम है उसके पास में स्थित है। क्योंकि कोई भी अभ्यारण्य को सरवाइव करने के लिए वहां पर जो प्राणी हैं, जो जानवर हैं, उनको जीने के लिए किसी ना किसी जलाशय की आवश्यकता होती है। कोई ना कोई वाटर सप्लाई जरूर होनी चाहिए जिससे कि वहां पे वो जीवन जी सकें। तो ये गांधी सागर के पास में है और इसका नाम गांधी सागर डैम के पास होने के कारण इसका नाम है गांधी सागर अभ्यारण्य। और ये टोटल कितने एरिया में फैला हुआ है, ये फैला हुआ है 368 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है ना, यहाँ पर से लिख देता हूँ 368 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास ये फैला हुआ है और ये है मंदसौर में। ठीक है ना, और मंदसौर जो कि उज्जैन संभाग के अंतर्गत आता है। इसको भी मैं आपको क्लियर करता हूँ। उज्जैन और उज्जैन संभाग में टोटल कितने जिले आते हैं, 7 जिले आते हैं। ठीक है ना, तो उसी में आपको एक और मैंने पहले ही बता दिया आपको, देवास भी उज्जैन संभाग के अंतर्गत आता है। उसमें कौन सा, खिवनी अभ्यारण्य आता है। और दूसरा ये है गांधी सागर अभ्यारण्य। ठीक है, तो इसमें ये पॉइंट क्लियर हुआ आपको। गांधी सागर अभ्यारण्य गांधी सागर डैम के पास में स्थित है और टोटल 358 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। चलिए अब अगले अभ्यारण्य के ऊपर चलते हैं। इसको मैं थोड़ा साफ कर दूं जिससे कि आपको मैं एक्सप्लेन करूं और साथ में यहां पर लिखकर भी आपको एक्सप्लेन कर दूं। अगला जो अभ्यारण्य है वो है बोरी अभ्यारण्य, जो कि कहां पे स्थित है, होशंगाबाद में। होशंगाबाद जो कि नर्मदापुरम संभाग के अंतर्गत आता है। और नर्मदापुरम संभाग में कितने जिले आते हैं, कुल 3 जिले आते हैं। ठीक है, चलिए अगला कलर ले लेते हैं अपन, ग्रीन। यह है होशंगाबाद जो कि
नर्मदापुरम संभाग के अंतर्गत आता है और इसमें टोटल 3 जिले आते हैं, मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, और बोरी अभ्यारण्य, ठीक है ना, लिख देता हूं मैं, बोरी अभ्यारण्य जो कि होशंगाबाद जो जिला है उसके अंतर्गत आता है और ये कुल 485 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास के क्षेत्र में फैला हुआ है। और ये कौन सा अभ्यारण्य हो गया? ये चौथा अभ्यारण्य। कुल 25 अभ्यारण्य के बारे में आपको उसमें पूरी जानकारी आपको मिलेगी और 6 अन्य प्रस्तावित कहाँ पर है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो मेरे इस लाइव क्लास के साथ में सभी लोग जुड़े रहें और इस क्लास को आगे आप ऑफलाइन भी देख सकते हैं। जब ये क्लास खत्म हो जाए तो ये आपको वहां पर भी मिल जाएगी, तो बाद में भी आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। और जितने भी नए विद्यार्थी मेरे साथ में जुड़ रहे हैं वो मेरे चैनल के साथ में सब्सक्राइब कर लें ऑल नोटिफिकेशन के साथ में, क्योंकि लगातार मेरी लाइव क्लास आ रही हैं। और इसके बाद में अगला टॉपिक भी मानचित्र के अनुसार, ठीक है ना, वो लेंगे अपन सेंचुरी पर। सेंचुरी चल रही है, सॉरी, नेशनल पार्क। मध्य प्रदेश में जितने भी राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क, उसके बारे में मैं आपको पूरा का पूरा एक्सप्लेन करूंगा। तो अभी पूरे के पूरे अभ्यारण्य, आज की क्लास में पूरे की पूरी सेंचुरीज के बारे में मैं आपको डेमो देने वाला हूं। तो ये है चौथा अभ्यारण्य, बोरी अभ्यारण्य, जो कि होशंगाबाद में सिचुएटेड है, जो कि नर्मदापुरम संभाग के अंतर्गत आता है, नर्मदापुरम डिवीजन। अच्छा, एक चीज और बताना चाहता हूं आपको, अगर आपने डिवीजन के बारे में पढ़ाई करनी है, डिवीजन के बारे में पूरी जानकारी चाहिए, तो प्लेलिस्ट से जाकर मेरा डिवीजन वाला जो वीडियो है वो आप देख सकते हैं। मध्य प्रदेश जीके की एक प्लेलिस्ट है, वहां पर जाकर उस कैटेगरी में जाके आपको मध्य प्रदेश के डिवीजन, पूरे के पूरे 10 डिवीजन जो हैं उसके बारे में मैंने पूरा का पूरा डेमोन्स्ट्रेशन आपको दिया है। तो वहां से पूरी जानकारी मिल जाएगी। इवन सभी जिलों के बारे में अलग अलग स्पेसिफिकेशन, अलग अलग स्पेसिफाई वीडियो बनाया हुआ है, तो सभी जिलों के बारे में भी आपको जानकारी मिलेगी। तो पूरे के पूरे 52 जिले जो मध्य प्रदेश के हैं उसके बारे में भी आपको जानकारी मिल जाएगी। तो आप लगातार मेरे वीडियोस के साथ में जुड़े रहें, आपको मध्य प्रदेश जीके के लिए कहीं पे भी परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एवरी फैक्ट, every topic you will cover with my study concept channel, so not to worry about that MPGK। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको बताया बोरी अभ्यारण्य के बारे में। तो बोरी अभ्यारण्य 485 किलोमीटर में होशंगाबाद में है। अब चलते हैं अगले अभ्यारण्य के ऊपर। अगला जो अभ्यारण्य है वो है पचमढ़ी अभ्यारण्य। वो भी कहां पर स्थित है? पचमढ़ी, क्योंकि पचमढ़ी क्या है, मध्य प्रदेश का सबसे प्यारा टूरिस्ट प्लेस है और ये कहां पर स्थित है? ये भी होशंगाबाद में ही है। ठीक है ना, अगर इसमें ये यहाँ पर बोरी अभ्यारण्य है तो यहाँ पर ये है पचमढ़ी अभ्यारण्य। पचमढ़ी लोकेटेड यहाँ पर है, ठीक है ना, ये है पचमढ़ी, ठीक है ना, अभ्यारण्य, पचमढ़ी अभ्यारण्य है। और ये टोटल 491 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया 5वां अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में। ठीक है, एमपी में सिचुएटेड 5th सेंचुरी है पचमढ़ी सेंचुरी, जो कि 491 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, तो ये हो गए 5 अभ्यारण्य। अब अगला अभ्यारण्य ले लेते हैं। अगला अभ्यारण्य है डुबरी। डुबरी, जिसको कि संजय सेंचुरी भी कहते हैं। डुबरी अभ्यारण्य ये कहां पर है? यह है सीधी में। इसको भी अलग कलर से अपन हाईलाइट करते हैं। द नेक्स्ट कलर इज ब्लू। हियर इज द सीधी। सीधी जो कि किस संभाग के अंतर्गत आता है? रीवा। रीवा संभाग के अंतर्गत कितने जिले आते हैं? 4 जिले आते हैं और उसी में स्थित है ये सीधी। और सीधी में जिसको डुबरी, डुबरी या फिर संजय गांधी अभ्यारण्य के नाम से भी जानते हैं। तो ये अभ्यारण्य यहाँ सिचुएटेड है और ये टोटल 364 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास फैला हुआ है। ठीक है, सीधी। और सीधी से ही कट के सिंगरौली बना था। ठीक है, इसको आपको क्लियर रहना चाहिए। और ये 2008 में नया जिला घोषित किया गया था, ये भी मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ। सीधी और सिंगरौली पहले एक ही थे, जो कि सीधी जिले में आता था सिंगरौली। उसके बाद में सिंगरौली को अलग किया गया, जिसको कि मध्य प्रदेश की इलेक्ट्रिक कैपिटल, ठीक है ना, विद्युत राजधानी भी कहते हैं। यहाँ पे कि सबसे ज्यादा बिजली का उत्पादन किया जाता है, ताप विद्युत परियोजना सबसे ज्यादा संचालित की जाती है सिंगरौली में। यहाँ पे कि कोयला, बिटुमिनस कैटेगरी का कोयला सबसे अधिक सिंगरौली में ही पाया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया पूरा का पूरा फैक्ट आपके क्लियर। संजय डुबरी आपको बता दिया मैंने, ये 6वां अभ्यारण्य है।
अगला अभ्यारण्य पे चलते हैं, इसको अपन साफ कर लेते हैं क्योंकि पूरा का पूरा यहाँ पर बोर्ड कवर हो चुका है। अब चलते हैं हम अगले अभ्यारण्य की ओर। अगला है रायतापानी। रायतापानी अभ्यारण्य कहाँ पर है? यह है रायसेन और सीहोर, 2 जिलों में फैला हुआ है। इसमें आपको स्पेसिफिकेशन समझना पड़ेगा, रायसेन और सीहोर, और दोनों जिले भोपाल संभाग में आते हैं। ठीक है, इसको आपको समझना है, ये कहाँ पर आते हैं? भोपाल संभाग में। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कहाँ पर है ये रायसेन और सीहोर में। ये है सीहोर और ये है रायसेन। इन दोनों जिलों में ही ये फैला हुआ है। कौन सा अभ्यारण्य? रातापानी। रातापानी, इसको रायतापानी भी बोलते हैं कई जगह, लेकिन इसका ओरिजिनल जो नाम है वो रातापानी है। और ये काफ़ी बड़े एरिया में 825 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। इसको देखा जाए तो ये यहाँ से ऐसे करके ये पूरा का पूरा क्षेत्र, ये पूरा क्षेत्र जो है ये 825 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास पड़ता है। और यहाँ पर सबसे अधिक मात्रा में जो पाए जाते हैं रायतापानी में शेर, टाइगर, सांभर, तेंदुआ, चीतल और नीलगाय। ठीक है, और बाकी की बोरी में भी मैंने आपको बताया नहीं, बोरी में भी शेर, तेंदुआ, चीतल, सांभर, गौर, हिरण, जंगली सुअर ये सब पाए जाते हैं। पचमढ़ी में भी शेर पाया जाता है, टाइगर। डुबरी में भी शेर, तेंदुआ, चीतल, नीलगाय ये सभी पाए जाते हैं। ठीक है, सभी अभ्यारण्य के बारे में स्पेसिफिकेशन आपको दूंगा कि कौन सा अभ्यारण्य सबसे बड़ा है और कौन सा अभ्यारण्य सबसे छोटा है मध्य प्रदेश में, और किस अभ्यारण्य में किस प्राणी का, किस जंतु का संरक्षण किया जा रहा है, ये भी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो लगातार मेरी वीडियो के साथ में आप जुड़े रहें, कहीं ना जाएं, क्योंकि मध्य प्रदेश की जो सेंचुरीज हैं उस पर क्वेश्चंस जरूर बनते हैं। और एक जानकारी आपको और दे रहा हूं कि मध्य प्रदेश की जो जेल प्रहरी का एग्जाम था, ठीक है ना, उस एग्जाम्स को अभी निरस्त कर दिया गया है, जो कि 20 तारीख से कंडक्ट होने वाला था। अभी हाल ही में मेरे को न्यूज़ में जानकारी मिली और उसके फिर से एडमिट कार्ड रिलीज होंगे, क्योंकि उसके जो एग्जाम्स की प्रिपरेशन थी, कोविड-19 की जो प्रिकॉशन थी उसके अकॉर्डिंगली वो हो नहीं पाई थी। उसमें कहीं ना कहीं पे थोड़ी सी लेट भी हो गई थी और प्रोसेस ढंग से हो नहीं पाई। इस कारण से इसको थोड़ा सा निरस्त किया है और इसकी अगली डेट बहुत ही जल्दी आएगी। हो सकता है 1 या 2 हफ्ते के बाद में नई डेट क्लियर हो जाए, तो इससे आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। वो जो जेल प्रहरी का एग्ज़ाम है वो होगा, हो सकता है दिसंबर के 2nd वीक में आपको नई डेट हो जाए और जो एडमिट कार्ड है वो दोबारा से फिर से रिलीज हो, या फिर उसी को फिर से रिन्यू करके वही की वही सेंटर फिर से एलोकेटेड आपको हो जाए। तो आप निश्चित रहें, जेल प्रहरी का एग्ज़ाम होगा। और इसके बाद में मैं आपको जेल प्रहरी और MCQ सीरीज भी चल रही है मेरी, जेल प्रहरी और आरक्षक पे, क्योंकि आरक्षक का भी नोटिफिकेशन बीच में आ चुका है और उसकी फॉर्म भी भरने वाले हैं, तो उसके लिए भी तैयारी मैं करवा रहा हूँ। तो उस पर MCQ सीरीज भी चल रही है, तो उसको भी आप लगातार देखें। मध्य प्रदेश का पूरा GK प्रीवियस एग्जाम्स के मैं पूरे उसमें कंडक्ट करा रहा हूँ। जो पिछले एग्जाम में आरक्षक में और जेल प्रहरी में जो पूछे गए थे क्वेश्चंस, उसका रिवीजन हो रहा है इसमें। तो वो MCQ सीरीज के मैंने अभी टोटल 8 वीडियो बना दिए हैं, तो उसको भी आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट से जाकर। और साथ ही साथ में आप लगातार रेगुलर रोज जो नई सीरीज, नया MCQ का वीडियो आ रहा है उसको भी आप देखें, जिससे कि आपकी जेल प्रहरी और आरक्षक के जो भी विद्यार्थी हैं वो उसको पूरी तरीके से उससे प्रिपरेशन आपको मिल पाएगी, और किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, कैसे पैटर्न होता है, वो भी आपको क्लियर हो पाएगा। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं हम। ये कौन सा अभ्यारण्य है? रायतापानी अभ्यारण्य। ठीक है, इसके बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी, जो कि मध्य प्रदेश के भोपाल संभाग के सीहोर और रायसेन में आता है। अच्छा, भोपाल संभाग में कितने जिले आते हैं? 5 जिले आते हैं। कौन कौन से जिले आते हैं ये भी मैं आपको स्पेसिफाई कर दूं। सीहोर, भोपाल, रायसेन 3 तो हो ही गए, साथ ही साथ विदिशा और राजगढ़। तो ये पूरे के पूरे 5 जिले हैं जो कि भोपाल डिवीजन में आते हैं। तो साथ साथ आपको डिवीजन के बारे में भी पूरा का पूरा क्लेरिफिकेशन मैं आपको दे रहा हूँ, है ना। चलिए अब अगला अभ्यारण्य चलते हैं, 8वां अभ्यारण्य। ये 7वां अभ्यारण्य था, अब 8वां अभ्यारण्य देखते हैं, वो है सिंघोरी अभ्यारण्य। ठीक है ना, ये भी कहाँ? रायसेन में, क्योंकि रायसेन बहुत बड़ा जिला है। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि देखा जाए तो काफी बड़े क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है। तो अगला अभ्यारण्य जो है
वो इस क्षेत्र में, यहाँ पर, इसको मैं अलग कलर से आपको हाईलाइट करूंगा। यहाँ पर ये है सिंगोरी, ठीक है, सिंगोरी अभ्यारण्य है ये, और सिंगोरी अभ्यारण्य जो कि रायसेन में ही है, ठीक है ना, इसको भी आपको क्लियर रखना है। ये भी रायसेन का दूसरा अभ्यारण्य है और वहां पर ये फैला हुआ है। और ये इसका पूरा कुल क्षेत्रफल कितना है? 291 स्क्वायर किलोमीटर में ये फैला हुआ है, ठीक है। तो ये कौन सा हो गया? 7 के बाद में 8वां अभ्यारण्य हो गया। अब चलते हैं अगला अभ्यारण्य जो कि है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य। आप में से कोई बताएगा मध्य प्रदेश का सबसे बड़ी सेंचुरी कौन सी है? कोई भी विद्यार्थी मेरे को बताए मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी सेंचुरी कौन सी है, क्योंकि आप लोग कहीं ना कहीं पढ़ाई जरूर कर रहे होंगे। कमेंट में बताएगा आप में से कोई कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी सेंचुरी कौन सी है और किस किस जिले में ये फैली हुई है? एनीवन? सबसे पहले सभी विद्यार्थी मेरे को एक बार हेलो जरूर की दीजिए। कुणाल, कुलदेव कुशराम, उन्होंने ही मेरे को हेलो लिख के भेजा है। बाकी कोई विद्यार्थी मेरे को हेलो करके नहीं भेज रहे हैं, मैं वेट कर रहा हूं। एनीवन? मेरे को हेलो करके भेजें। स्टाइलिश ऑड, हेलो। और जी आपको क्लियर हो रहा है पूरा? इज देयर एनीथिंग प्रॉब्लम रिलेटेड टू द सेंचुरी? चलिए, मध्य प्रदेश का अगला जो अभ्यारण्य मैंने आपको पूछा उसके बारे में बताइए। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ी जो सेंचुरी है वो कहां पर है? कोई नहीं बता रहा है मेरे को, कोई नहीं बता रहा है। इफ एनीवन नो अबाउट दैट बिग लार्ज सेंचुरी ऑफ द मध्य प्रदेश, चलिए मैं बताता हूं, चलिए बताता हूं मैं। जो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी सेंचुरी है वो है नोरा देही, जो कि कहां? सागर, दमोह और नरसिंहपुर, ये है सागर, ठीक है, सागर जिले में। क्या नाम है उसका? नोरा देही, या फिर नोरा दोही भी बोलते हैं। नोरा देही के नाम से ही मेरे को जानकारी है, नोरा देही है। और ये मध्य प्रदेश के 3 जिलों में फैला हुआ है। कौन कौन से? सागर, और सागर ही संभाग का अगला जिला है दमोह, और जबलपुर संभाग का नरसिंहपुर, ठीक है, नरसिंहपुर, नरसिंहपुर 3 जिलों में ये फैला हुआ है। इसका अगर अपन सर्कल बनाए तो कुछ इस तरीके से आपको क्लियर होगा। ये सागर, ये नरसिंहपुर और ये दमोह, ठीक है ना, ये तीनों के तीनों जिलों में ये फैला हुआ है। और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है ये। कितना? 1194 स्क्वायर किलोमीटर में ये फैला हुआ है, ठीक है। और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य। और यहाँ पर कौन कौन से वन्य प्राणी पाए जाते हैं? शेर, तेंदुआ, चीतल, सांभर, नीलगाय, ठीक है, और जंगली कुत्ता, ठीक है ना, वाइल्ड डॉग, ये यहाँ पर पाया जाता है, ठीक है। नोरा दोही मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है नोरा दोही, जो कि 1194 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है 3 जिलों में। चलिए, अब ये हो गया क्लियर आपको मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य। अच्छा, मध्य प्रदेश का जो सबसे छोटा अभ्यारण्य है वो कौन सा है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य है राला मंडल। ये तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा हो गया। इसी के साथ में आपको मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य बता रहा हूँ, राला मंडल, जो कि कहाँ पर है? इंदौर में है। इंदौर में स्थापित है। इंदौर, जो कि इंदौर डिवीजन भी है और इंदौर डिस्ट्रिक्ट भी है। तो इंदौर डिवीजन में है ये, और ये फैला हुआ है 2.345 स्क्वायर किलोमीटर, ज्यादा बड़ा नहीं है, 2.345 2.345 स्क्वायर किलोमीटर में ये फैला हुआ है इंदौर में। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य बोलते हैं इसको।
और बहुत ही कम क्षेत्र में ये फैला हुआ है। चलिए इसको मैं पूरा साफ कर लेता हूँ, फिर मैं आपको इंदौर में लोकेशन के साथ में उसको लिख भी दूंगा जिससे कि आपको पूरा क्लियर हो। ठीक है, चलिए यह है इंदौर, और इंदौर में सबसे छोटा अभ्यारण्य है, यह है राला मंडल। क्योंकि बड़ा मैंने बताया तो छोटे के बारे में जानकारी जरूर होनी चाहिए, तो छोटा बड़ा दोनों एक साथ क्लियर हो जाएगा आपको। सबसे छोटा अभ्यारण्य है राणा मंडल, और ये 2.345 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। क्योंकि मध्य प्रदेश के सेंचुरी के बारे में अगर पूछते हैं तो सबसे बड़ा अभ्यारण्य के बारे में भी क्वेश्चन बनता है, और सबसे छोटा बड़ा कौन सा होता है इस पे क्वेश्चन जरूर बनते हैं, तो इसको भी आपको इस तरीके से स्पेसिफाई में क्लियर होना चाहिए। ठीक है, और ये इंदौर डिवीजन में आता है, इंदौर संभाग में सिचुएटेड है। तो ये सबसे छोटा और सबसे बड़ा अभ्यारण्य के बारे में पूरा आपको क्लियर मेरे ख्याल से हो गया होगा। अब चलते हैं अगले अभ्यारण्य में, ये है अपना पेंच अभ्यारण्य। पेंच अभ्यारण्य कहाँ पर है? ये है सिवनी और छिंदवाड़ा, 2 जिलों में फैला हुआ है। ठीक है ना, ये सिवनी और ये है छिंदवाड़ा, तो इन दोनों क्षेत्र में ये फैला हुआ है। कौन सा? पेंच अभ्यारण्य, पेंच अभ्यारण्य। ठीक है, और ये पेंच नदी, जो पेंच नदी है उसके पास में ये पूरा का पूरा स्थित है, और इसी के आजू बाजू ये पूरे के पूरे जानवर पलते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दिया हूँ, कोई ना कोई जलाशय जरूर होना चाहिए जहाँ पे कि पूरा अभ्यारण्य या फिर राष्ट्रीय उद्यान संचालित होता है, क्योंकि लाइफलाइन वाटर ही होती है, पानी के बिना जीवन संभव नहीं है। तो यहाँ पे पानी होगा, वहीं पे ही सेंचुरी और अभ्यारण्य स्थापित किए जाते हैं। और जैसे कि आपको जानकारी होगी कि मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहते हैं। सबसे अधिक अगर नदियां कहीं पाई जाती हैं तो वो मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। तो मध्य प्रदेश में ढेर नदियां हैं। ठीक है ना, अगर देखा जाए तो उत्तरी अफवाह तंत्र में बहुत सी नदियां हैं। चंबल नदी हुई, ठीक है ना, बेतवा नदी, सिंध नदी, काली सिंध नदी, कुंवारी नदी, कूनो नदी, धसान नदी, कैन नदी, टोंस, सोन, जोहिला, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, वर्धा नदी, वैनगंगा नदी, पेंच नदी, तो ढेर नदी हैं। और नर्मदा नदी की स्वयं की भी नदी है, सहायक नदी, सपोर्टिंग जो रिवर्स हैं 41 सहायक नदी। इस तरीके से मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहते हैं। बहुत नदियां हैं यहाँ पर, और इसी कारण से यहाँ पर सबसे अधिक जंगल भी पाए जाते हैं। सबसे घने जंगल विंध्य शैली, विंध्य रेंज जो है वो घने जंगल से घिरा हुआ है। सतपुड़ा रेंज जो कि मध्य प्रदेश के दक्षिण में है, और मध्य प्रदेश के उत्तर में कौन सा रेंज है? विंध्य रेंज, विंध्य पहाड़ी। ठीक है ना, विंध्य पहाड़ी में लगा हुआ कैमूर की पहाड़ियां लगी हुई हैं। फिर ऊपर चले जाओ तो बुंदेलखंड क्षेत्र पड़ जाता है। तो ये पूरा स्पेसिफिकेशन को अगर देखा जाए तो ग्रीनरी काफी कुछ मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको पूरा का पूरा पॉइंट क्लियर हो रहे होंगे। कोई भी अगर डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट्स करके बताएं, और क्लियर हो रहा है तो आप मुझे ओके लिख के जरूर करें कि हाँ सर क्लियर हो रहा है, तो फिर मैं आगे बढ़ूं। बताएं आप मेरे को, आई एम वेटिंग। और जो भी नए विद्यार्थी जुड़ रहे हैं उनको मैं बोलूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपको जितने भी वीडियोज हैं उनके नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। ऑल नोटिफिकेशन के साथ में लगातार मेरी लाइव क्लास आ रही हैं। ठीक है, ये मेरी तीसरी लाइव क्लास है अभी, जो मैंने पिछले 3 दिन से चालू की है मध्य प्रदेश की सेंचुरी पर। इसके बाद में अगली जो क्लास कल लूंगा वह मध्य प्रदेश की जितने भी राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क, उसके बारे में जानकारी आपको दूंगा। ठीक है, चलिए अब अगला जो नेशनल पार्क है उसके बारे में चर्चा कर लें। मैंने आपको पेंच के बारे में बताया, थोड़ा सा कम बताया। ठीक है ना, पेंच जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कितना, छिंदवाड़ा और सिवनी में फैला हुआ है, और ये 118 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर, सॉरी 118 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। पेंच में कहां पर? मुंगावली। ठीक है ना, जो मुंगावली का क्षेत्र है, मुंगावली का जो क्षेत्र है वहां पर ये स्थित है। और यहाँ पर शेर, तेंदुआ, सांभर, चीतल और मोर की अधिकता पाई जाती है। पेंच जो राष्ट्रीय उद्यान है, थोड़ा सा और स्पेसिफिकेशन इसको डीपली जाते हैं। राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क और पेंच सेंचुरी, यहीं से जो द जंगल बुक के बारे में अगर आपने जाना है, इसके क्वेश्चन बनते हैं।
ठीक है, द जंगल बुक, जो बुक है रुडयार्ड किपलिंग ने, किसने लिखी है ये? रुडयार्ड किपलिंग। रुडयार्ड किपलिंग ने इस बुक को लिखा है, तो इसकी जो पूरी की पूरी जो सीनरीज हैं जंगल बुक की, वो पूरी की पूरी पेंच राष्ट्रीय उद्यान से ही ली गई हैं। रुडयार्ड किपलिंग यहाँ पे रुके हुए थे और यहीं से उसने पूरी की पूरी भूमिका बनाई और पूरा पिक्चराइजेशन इसी के द्वारा लिया गया है। तो रुडयार्ड किपलिंग बुक पेंच राष्ट्रीय उद्यान में ही लिखी गई थी। रुडयार्ड किपलिंग ने जंगल बुक, ठीक है, ये इसके राइटर है रुडयार्ड किपलिंग, और उन्होंने ही द जंगल बुक की रचना यहाँ पर की, पेंच राष्ट्रीय उद्यान में या फिर पेंच अभ्यारण्य, दोनों ही उसी में से एक छोटा सा हिस्सा पेंच राष्ट्रीय उद्यान बना है। और जो सेंचुरी होती है वो सेंचुरी राष्ट्रीय उद्यान से, जो नेशनल पार्क है, उससे बड़ी होती है। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं अपन आगे अगले उद्यान की ओर। और कोई डाउट आपको? देखिए आप सभी विद्यार्थी मेरे को कमेंट नहीं कर रहे हैं, मुझे थोड़ी सी तकलीफ हो रही है। आप मुझे लगातार कमेंट करके आपके जो भी डाउट्स हैं या फिर आपको अच्छा लग रहा है तो कुछ ना कुछ मेरे को कमेंट जरूर करते रहें। और जिस भी राष्ट्रीय उद्यान, जिस भी सेंचुरी के बारे में आपको बता रहा हूँ उसके बारे में क्वेश्चंस अवश्य करें, अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन जनरेट हो रहा है तो। अच्छा लगता है अगर आप लोगों की कमेंट आते रहते हैं तो। चलिए अगला जो राष्ट्रीय उद्यान है उसके बारे में चलते हैं। और अगला राष्ट्रीय उद्यान है चंबल राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कहाँ पर सिचुएटेड है? मुरैना। चंबल राष्ट्रीय उद्यान से आपको सीधे याद आ रहा होगा चंबल नदी। चंबल नदी के आसपास फैला हुआ है ये चंबल राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पे कि घड़ियालों का संरक्षण किया जा रहा है। चंबल, ठीक है ना, चंबल राष्ट्रीय उद्यान, चंबल नेशनल सेंचुरी बोलते हैं इसे, ठीक है ना, चंबल अभ्यारण्य भी बोलते हैं इसे, इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, चंबल अभ्यारण्य। और ये मुरैना में फैला हुआ है, चंबल नदी के पास में। यहाँ पे कि घड़ियाल जो पानी में रहते हैं उनका संरक्षण किया जा रहा है किसमें? चंबल नदी में। ठीक है, इसको आपको याद रखना। चंबल नदी जो कि इंदौर की महू तहसील से निकली है, आपको नदी के बारे में बता दूं। और वही इंदौर से होती हुई रतलाम, मंदसौर से निकलती हुई ये आगे मध्य प्रदेश की बॉर्डर बनाती है चंबल, ठीक है ना। कहाँ से? शिवपुर, मुरैना से होती हुई ये आगे उत्तर प्रदेश में चली जाती है, जो कि उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में जाके मिलती है। उसी चंबल नदी के समीप में है ये चंबल राष्ट्रीय उद्यान, है ना। और इसका टोटल जो एरिया है वो कितना है? कुल एरिया चंबल राष्ट्रीय उद्यान का 435 स्क्वायर किलोमीटर, 435 स्क्वायर किलोमीटर में ये फैला हुआ है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया आपको चंबल राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। चलिए अब अगला राष्ट्रीय उद्यान लेते हैं, वो है केन राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, केन राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहाँ पर है? ये केन नदी के पास, केन नदी पर स्थित है केन राष्ट्रीय उद्यान। केन नदी कहाँ पर है? ये पन्ना में है, ठीक है ना। और केन नदी कहाँ से निकलती है? ये निकलती है विंध्य पहाड़ी से, विंध्याचल रेंज की जो पहाड़ी है वहां से उद्गम है। इसको ये दमोह के पास से, दमोह और कटनी के बीच में यहाँ से निकलती है, पन्ना से होती हुई है उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में जाके मिलती है। यमुना नदी की ये सहायक नदी है। तो आपको नदियों के बारे में भी क्लियर हो रहा है, किसी भी नदी के पास में ही कोई राष्ट्रीय उद्यान स्थित होता है, कोई सेंचुरी स्थित होती है, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। और ये है केन राष्ट्रीय उद्यान, केन सेंचुरी, सॉरी मैं राष्ट्रीय उद्यान बार बार बोल रहा हूँ, केन सेंचुरी, क्योंकि केन राष्ट्रीय, अपना पन्ना राष्ट्रीय उद्यान भी यहीं पर स्थित है और इसी के नाम पर ये केन अभ्यारण्य भी है। केन नदी के पास में है ये केन अभ्यारण्य। और यहाँ पर घड़ियालों का, यहाँ पर भी क्या? घड़ियाल इनका संरक्षण किया जा रहा है। ठीक है, घड़ियाल का संरक्षण यहाँ पर किया जा रहा है केन अभ्यारण्य में। और ये कितने किलोमीटर में? 83 स्क्वायर किलोमीटर में ये फैला हुआ है केन राष्ट्रीय उद्यान, केन अभ्यारण्य, बार बार उद्यान निकल रहा है, केन सेंचुरी। चलिए ये क्लियर हो गया आपको, इसमें कोई डाउट?
कोई भी सभी व्यूअर्स मेरे साथ में जो जुड़े हैं वो मेरे को कमेंट जरूर करें, और साथ में अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो आप लाइक करें। अब चलते हैं अगले राष्ट्रीय उद्यान पर। अगला जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? वो है सोन राष्ट्रीय उद्यान। और सोन राष्ट्रीय उद्यान सोन नदी पर है ये, जो कि कहां पर है? सीधी और शहडोल में। सीधी शहडोल से होती हुई सोन उत्तर प्रदेश में जाती है, सोन नदी, और उत्तर प्रदेश के बाद में बिहार में प्रवेश करती है। इसको मैं थोड़ा साफ कर लूं, ठीक है ना। सोन जो राष्ट्रीय उद्यान है, और उसमें किस जीव का संरक्षण किया जा रहा है? उसमें भी घड़ियाल, जो घड़ियाल है उसका संरक्षण किया जा रहा है, ठीक है। चलिए मैं इसको रेज कर रहा हूं, क्योंकि पूरा का पूरा बोर्ड, पूरा का पूरा मैप में मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया था, तो आगे के लिए जगह नहीं थी। चलिए, ये कहां पर है? शहडोल और सीधी, ये जो क्षेत्र है, सीधी जो कि रीवा संभाग में है, और शहडोल जो कि शहडोल संभाग में खुद संभाग भी है और जिला भी है, वहां पर स्थित है ये कौन सा? सोन नदी, जो कि अनूपपुर से निकली है। अनूपपुर से निकलती हुई ये शहडोल, उमरिया होती हुई सीधे से निकलती हुई आगे प्रवेश करती है। तो यहां पर स्थित है ये सोन अभ्यारण्य। सोन अभ्यारण्य स्थित है, और ये कितने एरिया में फैला हुआ है सोन अभ्यारण्य? 83 में। अच्छा, कैन जो अभ्यारण्य है ये 45 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। थोड़ा सा इसको अपडेट कीजिएगा, 45 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, छोटा है ये। सोन अभ्यारण्य जो है वो 83 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हो गई थी मेरे से। 45 स्क्वायर किलोमीटर में कैन अभ्यारण्य है, और सोन अभ्यारण्य जो है वो 83 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, और इसमें घड़ियाल जो जीव है उसका संरक्षण किया जाता है। और यहाँ पर घड़ियाल के अलावा मगरमच्छ, कछुआ और प्रवासी पक्षी पाए जाते हैं। यानी कि ये जो अभ्यारण्य है ये नदी का ही अभ्यारण्य है, नदियों में ही इसके प्राणियों के बारे में यह अभ्यारण्य बनाया गया है। इसी तरीके से कैन जो है और चंबल जो है, ये पूरे के पूरे नदी पर स्थित है। यह अभ्यारण्य स्पेसिफिक है। चंबल अभ्यारण्य चंबल नदी में है, कैन अभ्यारण्य कैन नदी पर है, सोन अभ्यारण्य सोन नदी पर है। इसमें भूमि नहीं है, नदियों में पाए जाने वाले जो जीव हैं वही जीव का संरक्षण किया है, वही जीव यहाँ पर पाए जाते हैं। जैसे कि चंबल नदी में घड़ियाल, मगरमच्छ, कछुआ, उदबिलाव, डॉल्फिन की मात्रा भी चंबल नदी में अधिक पाई जाती है। सिर्फ एक ही नदी है मध्य प्रदेश में, चंबल नदी, जहाँ पे डॉल्फिन पाई जाती हैं, ठीक है। और इसी के साथ में कैन में भी घड़ियाल का संरक्षण किया जाता है, और सोन नदी में भी घड़ियाल जो प्राणी है, जीव है, उसका संरक्षण किया जाता है। तो ये तीनों की तीनों जो हैं ये नदी पर स्थापित अभ्यारण्य है, ठीक है। इसको आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब अगले अभ्यारण्य की ओर चलते हैं। अगला जो अभ्यारण्य है वो है कूनो पालपुर कहाँ पर है? ये है श्योपुर, जो कि चंबल संभाग के अंतर्गत आता है, उसमें स्थित है। कौन सा? कूनो पालपुर। अच्छा, इसमें जो कूनो लगा हुआ है, इस कूनो से आपको क्लियर होना चाहिए कि इसमें जो नदी है वो कूनो नदी है। कूनो नदी के आसपास ये फैला हुआ क्षेत्र है कूनो पालपुर, और ये टोटल 344 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, और चंबल संभाग के अंतर्गत आता है। और चंबल संभाग में 3 जिले आते हैं, श्योपुर, मुरैना और भिंड, ठीक है ना। आपको मैं जिले के बारे में भी और संभाग के बारे में भी जानकारी दे रहा हूं। और इसी के पास से चंबल नदी निकली हुई है, चंबल नदी भी इसी के पास से निकली हुई है, और कूनो पालपुर कूनो नदी के आसपास फैला हुआ है ये कूनो पालपुर अभ्यारण्य। और यहाँ पर शेर, तेंदुआ, चीतल, सांभर, नीलगाय और चिंकारा, ये सभी प्राणी जो मुख्य प्राणी हैं ये पाए जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो आपको ये पूरा क्लियर हुआ कूनो पालपुर, जो कि 344 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। तो मैंने अभी तक आपको टोटल 15 अभ्यारण्यों के बारे में जानकारी दे दी है। अब चलते हैं 16वां जो अभ्यारण्य है वो कौन सा है?
करेरा अभ्यारण्य, ये कहाँ पर है करेरा अभ्यारण्य? शिवपुरी में। शिवपुरी ये है, यहाँ पर है ये करेरा, करेरा सेंचुरी या फिर अभ्यारण्य बोलते हैं इसको, ठीक है। और ये शिवपुरी में स्थित है। और करेरा अभ्यारण्य में किस प्राणी का संरक्षण किया जा रहा है? यहाँ पर सोन चिड़ैया, सोन चिड़िया जो है उसका इसमें संरक्षण किया जा रहा था, यानी कि उसको यहाँ पर सेव किया जा रहा है, क्योंकि सोन चिड़िया धीमे धीमे करके विलुप्त हो रही थी, खत्म हो रही थी। तो यहाँ पर उसके लिए पूरा का पूरा सिस्टम तैयार किया गया और यहाँ पर संरक्षण के लिए करेरा अभ्यारण्य चुना गया। तो यहाँ पर सोन चिड़िया का संरक्षण किया जा रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको याद रखना है। सोन चिड़िया का अभ्यारण्य किस में किया जा रहा है? करेरा में, ठीक है। ये आपको क्लियर होना चाहिए। और ये कितने एरिया में फैला हुआ है करेरा अभ्यारण्य? ये 202 स्क्वायर किलोमीटर में ये फैला हुआ है। शिवपुरी जो कि किस ग्वालियर संभाग, ग्वालियर डिवीजन के अंतर्गत आता है शिवपुरी। और ग्वालियर डिवीजन में कितने? 5 जिले आते हैं, ठीक है। डिवीजन के बारे में पूरा का पूरा आपको क्लैरिफिकेशन मिलेगा मेरे वीडियो में, आप वहां से पूरा वीडियो देख सकते हैं। तो ये हो गया आपको अगला अभ्यारण्य, मैंने बता दिया आपको 16वां अभ्यारण्य। और यहाँ पर सांभर, चीतल, नीलगाय और सुनहरी चिड़िया, जिसको कि सोन चिड़िया भी बोलते हैं, सुनहरी चिड़िया, उसके बारे में आपको यहाँ पे जानकारी मिलती है और उसका संरक्षण किया जाता है सोन चिड़िया का करेरा में। इसको आपको याद रखना है, शिवपुरी में स्थापित है। अगले अभ्यारण्य के ऊपर चलते हैं। अगला अभ्यारण्य है वो है बगदरा। बगदरा अभ्यारण्य है। और बगदरा अभ्यारण्य कहाँ पर स्थापित है? यह है सीधी में। बगदरा कहाँ है? सीधी में है बगदरा, बगदरा अभ्यारण्य है ये। और ये टोटल कितने? 478 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है बगदरा अभ्यारण्य, ठीक है। और यहाँ पर कौन कौन से जीव पाए जाते हैं बगदरा में? तेंदुआ, चीतल, सांभर और नीलगाय, ठीक है। ये क्लियर हुआ आपको? बगदरा अभ्यारण्य जो कि सीधी में फैला हुआ है। अब चलते हैं अगला अभ्यारण्य के ऊपर, जो है सरदारपुर। कौन सा? सरदारपुर अभ्यारण्य। ये कहां पर है सरदारपुर? धार में, मध्य प्रदेश का जो धार है। अलग अलग कलर ले लेता हूं, चलिए ये ले लेता हूं। धार, मध्य प्रदेश के धार में है ये, ठीक है ना। सरदारपुर अभ्यारण्य, ठीक है ना, ये यहाँ पर स्थापित किया गया है। और ये टोटल 348 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। और सरदारपुर जो अभ्यारण्य है, यहाँ पर भी एक वन्य प्राणी का, एक पक्षी का संरक्षण किया जाता है और वो है खरमोर। खरमोर, खरमोर पक्षी का यहाँ पर संरक्षण किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बनते हैं इसमें कि कौन सी सेंचुरी में, कौन से अभ्यारण्य में किस जीव का संरक्षण किया जाता है। तो ये आपको स्पेसिफिकेशन क्लियर होनी चाहिए। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया घड़ियाल के बारे में, कैन नदी, कैन अभ्यारण्य, चंबल अभ्यारण्य, सोन अभ्यारण्य, ठीक है। इन सभी में घड़ियालों का संरक्षण किया जाता है। इसी तरीके से मैंने आपको बताया कौन सा? करेरा अभ्यारण्य, यहाँ पे की सुनहरी चिड़िया, जिसको कि सोन चिड़िया भी बोलते हैं, उसका संरक्षण किया जाता है। इसी तरीके से सरदारपुर में जो संरक्षण किया जाता है वो खरमोर पक्षी का संरक्षण किया जाता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको क्लियर है। ये हो गया सरदारपुर अभ्यारण्य, जो कि कहाँ पर? धार, धार जिले में है, जो कि इंदौर डिवीजन के अंतर्गत आता है। ये आपको क्लियर होना चाहिए, धार। और धार में ही नदी है माही नदी, माही नदी जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर जाती है और राजस्थान में जाकर ये विलुप्त हो जाती है।
राजस्थान में एक जगह पे जाके ये खत्म हो जाती है, वहां से ये आगे नहीं बढ़ती है। तो ये माही नदी बहुत छोटी नदी है और जो कि धार में है। ये क्लियर हो गया आपको। तो यहीं पर है ये सरदारपुर अभ्यारण्य, और यहाँ पर सरदारपुर अभ्यारण्य में, ठीक है ना, सबसे स्पेसिफिक चिड़िया ही है, ठीक है ना, जो कि खरमोर पक्षी है, उसका संरक्षण यहाँ पे किया जाता है, ठीक है। और पक्षियों के लिए ये बनाया गया है ये अभ्यारण्य। चलिए अब अगले अभ्यारण्य पे चलते हैं, थोड़ा साफ कर लेते हैं इसको, काफी कुछ इसमें लिख लिया मैंने। चलिए ऊपर से चलते हैं। अगला जो अभ्यारण्य है वो है घाटी गांव अभ्यारण्य। घाटी गांव अभ्यारण्य कहां पर है? ये है ग्वालियर में। ग्वालियर में स्थित है ये घाटी गांव अभ्यारण्य, और ये टोटल कितने स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है? 510 स्क्वायर किलोमीटर में ये फैला हुआ है घाटी गांव अभ्यारण्य, ठीक है। चलिए ये है ग्वालियर, और यहां पर है ये घाटी गांव अभ्यारण्य, ठीक है। और ये 510 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है घाटी गांव अभ्यारण्य। और यहाँ पर कौन कौन से वन्य प्राणी पाए जाते हैं घाटी गांव अभ्यारण्य में? यहाँ पर शेर नहीं पाया जाता, यहाँ पर स्पेसिफिकेशन मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। सांभर, नीलगाय और सुनहरी चिड़िया, सोन चिड़िया भी यहाँ पर पाई जाती है, क्योंकि करेरा यहाँ से लगा ही हुआ है शिवपुरी में। तो शिवपुरी से घाटी गांव अभ्यारण्य में भी ये उड़कर जाते हैं, विस्थापित होते रहते हैं। तो इसको आपको इस तरीके से समझना पड़ेगा, करेरा और घाटी गांव दोनों आपस में लगे हुए हैं, चिपके हुए हैं। तो सोन चिड़िया दोनों ही अभ्यारण्य में पाई जाती है, करेरा में भी पाई जाती है और घाटी गांव में भी पाई जाती है। तो संरक्षण स्पेसिफिकेशन जो देखा जाए तो वो करेरा जो अभ्यारण्य है वहां पर इसका संरक्षण किया जाता है, लेकिन वहां से मूव होकर कई बार ये घाटी गांव अभ्यारण्य में भी चली जाती है, ठीक है। क्लियर हो गया? ये हो गया आपका घाटी गांव अभ्यारण्य, ठीक है। अगला जो अभ्यारण्य है वो है फैन अभ्यारण्य। कौन सा? फैन अभ्यारण्य। ये कहां पर है फैन अभ्यारण्य? यह है मंडला में। जितने भी मैं नाम बता रहा हूं इनको आपको ऐसे ही याद रखना है, फैन अभ्यारण्य। फैन अभ्यारण्य ये मंडला में स्थापित है, और ये टोटल 110 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है। फैन अभ्यारण्य 110 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, और यहाँ पर टाइगर, लेपर्ड, ठीक है ना, ये सब जो वन्य जीव हैं ये पाए जाते हैं। चीतल, सांभर, जो कि इनके शिकार होते हैं, इनका भोजन है, वो भी यहाँ पर। अगर इनका भोजन नहीं होगा तो ये कैसे मिलेंगे? जो भी शेर हैं या फिर लेपर्ड हैं, उनके जो भोजन है वो कौन है? चीतल है या फिर सांभर है। तो ये भी यहाँ पे भारी मात्रा में पाए जाते हैं, जिससे कि इनका जीवन यापन चलता है, ठीक है। क्लियर हो गया? मंडला। और मंडला से कौन सी नदी होकर गुजरी है? मंडला से नर्मदा नदी। तो कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई वाटर, पानी, जलाशय जो सर्वाइवल होती है, लाइन वो जरूर होती है, तभी यहाँ पर सेंचुरी या राष्ट्रीय उद्यान पनपते हैं, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया फैन अभ्यारण्य के बारे में। अगला जो अभ्यारण्य मैं बताऊंगा आपको वो है पनपथा अभ्यारण्य। पनपथा अभ्यारण्य ये कहां पर है? ये है उमरिया में, ठीक है। अगले कलर में चेंज कर लेता हूं जिससे कि क्लियर आपको हो। उमरिया कहाँ है? ये है उमरिया। उमरिया में है पनपथा अभ्यारण्य। पनपथा अभ्यारण्य यहाँ पर उमरिया में स्थापित है, और इसका जो टोटल एरिया है ये 245 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास ये फैला हुआ है। और यहाँ पर भी शेर, तेंदुआ, चीतल, सांभर गाय, नील गाय, हिरण, ये सब वन्य प्राणी यहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है। ये क्लियर हो गया आपको? और ये कहाँ पर है? उमरिया। उमरिया में ही राष्ट्रीय उद्यान भी है। कौन सा? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। तो शेर स्वाभाविक है कि सबसे अधिक टाइगर अगर कहीं पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में तो कहाँ पाए जाते हैं? उमरिया के बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में। तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान और पनपथा ये दोनों आपस में लगे हुए हैं। तो पनपथा जो सेंचुरी है उसी में से एक छोटा सा हिस्सा लिया है, और वो बहुत ही घना जंगल है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान एक बहुत घना जंगल है, जहाँ पे भी बांधवगढ़ का किला है। उस किले के आसपास में 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ ये किला है। उसी के आसपास का क्षेत्र है जो है वो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है।
यहाँ पे कि शेर की सबसे अधिकता पाई जाती है। और 2019 की जो शेरों की गणना की गई उसमें मध्य प्रदेश को नंबर 1 मिला। सबसे अधिक अगर शेर कहीं पाए जाते हैं तो वो मध्य प्रदेश में ही। शेर मतलब टाइगर, TIGER, टाइगर, बाघ जिसे बोलते हैं, वो सबसे अधिक पाए जाते हैं, वो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। शेर एक लॉयन होता है जिसको बोलते हैं बब्बर शेर। वो बब्बर शेर अगर पूरे भारतवर्ष में कहीं मिलते हैं तो वो कहाँ? गिर राष्ट्रीय उद्यान, जो कि गुजरात में है, ठीक है ना। गिर के जंगलों में वो एशियाटिक बब्बर शेर पाए जाते हैं। और अभी हाल ही में इसका प्लान भी किया जा रहा था मध्य प्रदेश में लाने का। मध्य प्रदेश में कहाँ पर? एक नया राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया। थोड़ा सा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में भी आपको बता दूं, बीच बीच में थोड़ा इंटरेस्ट आपका बना रहे और मजा आया आपको पढ़ने में। पालपुर कूनो राष्ट्रीय उद्यान, जो कूनो पालपुर अभ्यारण्य था उसमें से हिस्सा लिया, छोटा सा टुकड़ा लिया और पालपुर कूनो राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया। और वहां पर एशियाटिक बब्बर शेर जो कि गिर राष्ट्रीय उद्यान में थे, उसको यहाँ पर, उसकी नस्ल को यहाँ पर शिफ्ट किया जा रहा था, जिससे कि यहाँ पे भी उसका संरक्षण किया जा सके। लेकिन वो बाय द टाइम कंप्लीट नहीं हो पाया और वो कैंसिल हो गया अभी हाल फिलहाल। तो ये पालपुर कूनो राष्ट्रीय उद्यान में लाने की तैयारी इसकी चल रही थी पहले, ठीक है ना। लेकिन अभी इसमें ज्यादा प्लान आगे नहीं बढ़ पाया, वो कैंसिल कर दिया गया है। तो इसके बारे में इतनी ही जानकारी आपके लिए बहुत है, ठीक है। तो पनपता अभ्यारण्य के बारे में बता दिया, जो कि उमरिया में स्थित है और ये टोटल 245 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है। ज्यादा जल्दी तो नहीं बोलता हूं मैं, कोई क्लियर तो नहीं है, मतलब वॉइस तो आपको क्लियर आती है ना? आपके कमेंट्स आना फिर बंद हो गए, कोई कमेंट नहीं आ रहे हैं आपके। मुझे कमेंट्स का वेट है आपका, आप लोग मुझे कमेंट्स करते रहे तो थोड़ा सा मुझे क्लियर हो। रोहित धाकड़ जी, कुलदीप जी, अगर आप हैं तो आप मुझे कमेंट जरूर करें। चलिए, अब मैं पनपता के बाद में अगला अभ्यारण्य ले रहा हूं आपके सामने और वो है सैलाना अभ्यारण्य। सैलाना अभ्यारण्य कहां पर स्थित है? अगला कलर ले लेते हैं अपन इसको, जिसके स्पेसिफिकेशन आपका क्लियर हो, ठीक है ना। सैलाना अभ्यारण्य कहां पर है? ये है सैलाना अभ्यारण्य, कहां पर? रतलाम में। रतलाम जो कि उज्जैन संभाग के अंतर्गत आता है और रतलाम से ही ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर, कर्क रेखा, अगर कर्क रेखा कहीं से निकली है तो वो कहां से निकली है? रतलाम से होकर गुजरी है और मध्य प्रदेश की 14 डिस्ट्रिक्ट से होकर गुजरी है, बिल्कुल बीच से, ठीक है ना। थोड़ा सा भी वो नहीं है, बीच से निकली है कुछ इस तरीके से। और ये अनूपपुर से होके जाती है। थोड़ा सा मैं स्पेसिफाई नहीं कर रहा हूं इसको। अगर आपने मध्य प्रदेश की पूरी इस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में जानकारी लेने हैं तो मेरे अन्य वीडियो देखिए, वहां पे आपको पूरा क्लियर होगा। मध्य प्रदेश की 14 जिलों से होकर गुजरी है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और वहीं पे स्थित है ये सैलाना। सैलाना जो अभ्यारण्य है, ठीक है ना, इसको मैं यहां पर बताता हूं। सैलाना अभ्यारण्य, सैलाना अभ्यारण्य है और यहाँ पर खरमोर पक्षी का संरक्षण किया जाता है। खरमोर पक्षी सरदारपुर और सैलाना दोनों में ही इसका संरक्षण किया जाता है। और ये वाला क्षेत्र अलग कलर से मैं आपको स्पेसिफाई कर दूं आपको, जिससे कि आपको क्लियर हो पाए। कुछ इस तरीके से ये सरदारपुर जो कि धार में है और सैलाना जो कि रतलाम में है, दोनों में फैला हुआ है। तो खरमोर पक्षी एक दूसरे में यहाँ पर एक दूसरे के क्षेत्र में मूव करते रहते हैं। तो यहाँ दोनों ही अभ्यारण्य में खरमोर पक्षी का संरक्षण किया जाता है। तो ये क्वेश्चन भी जरूर बनता है कि खरमोर पक्षी कौन से अभ्यारण्य में संरक्षण किया जाता है? तो वो है सरदारपुर और सैलाना अभ्यारण्य, ठीक है ना। सैलाना अभ्यारण्य टोटल कितने स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है? ज्यादा बड़ा नहीं है, ये छोटा है, 12 स्क्वायर किलोमीटर में, बहुत छोटे एरिया में फैला हुआ है। धार से लगा हुआ है बिल्कुल यहाँ पर, तो इस एरिया में फैला हुआ है ये। तो दिस इज द एक्चुअल पॉइंट्स अबाउट द सैलाना सेंचुरी, ठीक है। ये क्लियर हुआ आपको? चलिए अब आगे चलते हैं अपन अगले अभ्यारण्य के बारे में। अगला अभ्यारण्य जो है वो है गंगऊ अभ्यारण्य। गंगऊ अभ्यारण्य कहाँ स्थापित है? गंगऊ अभ्यारण्य है पन्ना में है गंगऊ,
गंगऊ अभ्यारण्य, और ये टोटल 78 किलोमीटर में फैला हुआ है, 78 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। और यहाँ पर जो है तेंदुआ, जंगली सुअर, सांभर, चीतल, नीलगाय, ये सारे वन्य प्राणी यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, क्लियर है आपको? आप लोगों का कमेंट्स नहीं आते हैं तो थोड़ा सा मेरे को तकलीफ होती है। लगातार कमेंट्स करते रहें और मेरी वीडियो को लाइक करते हुए चलें। और जो भी नए विद्यार्थी मेरे स्टडी कॉन्सेप्ट चैनल के साथ में जुड़ रहे हैं, उन सभी से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि वो मेरे स्टडी कॉन्सेप्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं आपको एक एक टॉपिक के ऊपर मैं लगातार वीडियो लेके आ रहा हूँ और लगातार लाइव क्लास चल रही है। इससे पहले मध्य प्रदेश की नदियों के ऊपर मैंने पूरी लाइव क्लास ली थी, 2 क्लास ली थी उसमें, क्योंकि मध्य प्रदेश में नदियाँ बहुत ज़्यादा हैं, नदियों का मायका बोलते हैं, तो 2 क्लास में वो कवर हो पाया था। तो इसमें मैं सेंचुरी बता रहा हूँ, ये भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको ख़त्म करने की एक ही क्लास में। तो अभी मैंने आपको कौन सा अभ्यारण्य बताया? वो बताया गंगऊ अभ्यारण्य, जो कि पन्ना में स्थापित है। ठीक है, गंगऊ। अब चलते हैं अगले अभ्यारण्य के ऊपर। अगला जो अभ्यारण्य है वो है कौन सा? ओरछा अभ्यारण्य। ओरछा अभ्यारण्य कहाँ पर है? ओरछा अभ्यारण्य है निवाड़ी, मध्य प्रदेश का सबसे नवीनतम जिला। ये यहाँ से, ये पुराना मैप है, इस मैप में निवाड़ी के बारे में जानकारी नहीं है, तो ये है निवाड़ी। निवाड़ी में कहाँ पर? ओरछा में। ओरछा जो कि निवाड़ी की एक तहसील है, वहीं पर स्थापित है ओरछा अभ्यारण्य। और वहां पर कौन कौन से वन्य प्राणी पाए जाते हैं? यहाँ पे भी बहुत घना जंगल है, बेतवा नदी के किनारे में है ये, बेतवा नदी यहीं से निकली है, तो बेतवा नदी के किनारे पर है ये ओरछा अभ्यारण्य। ठीक है ना। और ओरछा वीर सिंह बुंदेला जी की का क्षेत्र है। बुंदेला वंश का जो किला है, बुंदेला वंश का जो महल है, वो वहीं पे स्थापित है। जहांगीर महल वहीं पर स्थापित है। तो टूरिस्ट प्लेस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेस इन मध्य प्रदेश, ओरछा। भगवान राम का दरबार भी वहीं पर है। तो ये पूरे इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं जो कि एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो वो भी मैं आपको बीच बीच में अगर याद आता है तो मैं आपको बता देता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना। ओरछा अभ्यारण्य है, और ये टोटल कितने स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है? ओरछा अभ्यारण्य 44 स्क्वायर किलोमीटर में ये फैला हुआ है। ठीक है, क्लियर हो गया। ओरछा जो कि निवाड़ी जिले में, निवाड़ी जिले में कितनी तहसीलों से बना है नया निवाड़ी जिला? अक्टूबर 2018 में ये बनाया गया था, और ये 3 तहसील, कौन कौन सी? पृथ्वीपुर, ओरछा और निवाड़ी, ये 3 तहसीलों को मिलाकर सबसे छोटा जिला है ये। मध्य प्रदेश का अगर कोई सबसे छोटा जिला है तो वो है निवाड़ी। इससे पहले सबसे छोटा जिला कौन सा था? 2013 में नया जिला बना था आगर मालवा, और उससे पहले सबसे छोटा जिला कौन सा था? दतिया, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा था। दतिया के बाद में आगर मालवा बना, आगर मालवा के बाद में नया जिला गठित किया गया छोटे क्षेत्रफल में, वो था निवाड़ी। तो निवाड़ी अभी तक का सबसे छोटा जिला है, इसको आपको क्लियर करना है। उसी में है ये ओरछा अभ्यारण्य। पहले ये ओरछा अभ्यारण्य टीकमगढ़ में आता था, लेकिन टीकमगढ़ से फिर निवाड़ी को अलग कर दिया गया, तो ये निवाड़ी क्षेत्र में पहुंचा ओरछा, इसलिए ये निवाड़ी जिले में। इसको बिल्कुल नए फैक्ट के साथ समझिए आप। निवाड़ी जिले में आता है ओरछा, और ओरछा अभ्यारण्य वहीं पर स्थापित है। ठीक है ना। 44 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है ये, और बेतवा नदी के किनारे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला अभ्यारण्य है 25वां अभ्यारण्य, जो कि फाइनल है। ठीक है ना। वो है कौन सा? कामधेनु अभ्यारण्य। कामधेनु गाय अभ्यारण्य जो बनाया गया है मध्य प्रदेश में, सबसे नवीन और इंडिया का सबसे पहला गायों के लिए बनाया गया अभ्यारण्य। यहाँ पे गायों का संरक्षण किया जा रहा है, गायों का अनुसंधान, यानी कि उस पर रिसर्च की जा रही है कि गायों की जो नई नई नस्ल है वो किस तरीके से यहाँ पर पनपाई जा सकें। ठीक है ना। वो कहाँ पर है? आगर मालवा। अलग कलर थोड़ा सा बनाना पड़ेगा इसको। ये कहाँ पर? आगर मालवा। यहाँ पर है कौन सा? कामधेनु गो अभ्यारण्य। गो अभ्यारण्य है ये, और ये है आगर मालवा। ठीक है ना। आगर मालवा में स्थापित है। पहले ये शाजापुर के साथ में था आगर मालवा, लेकिन अब आगर मालवा शाजापुर से अलग हो गया है, इसलिए इसको आगर मालवा ही बोलेंगे। पहले ये शाजापुर में ही इसको बताया जा रहा था, तो लेकिन ये कहाँ पर है? आगर मालवा में है कामधेनु।
गो अभ्यारण्य, जो कि कितने 472 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। मध्य प्रदेश का पहला गो अभ्यारण्य, बल्कि पूरे ऑल ओवर इंडिया का पहला गो अभ्यारण्य, यानी कि कामधेनु गाय गो संरक्षण हेतु और गो अनुसंधान हेतु यह अभ्यारण्य बनाया गया है, आगर मालवा। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। और इसके साथ साथ में दूसरा अभ्यारण्य राजस्थान में बनाया गया है, गो अभ्यारण्य बीकानेर में। बीकानेर जो जिला है राजस्थान का, ये भी मैं आपको जानकारी दे दूं, जो दूसरा पूरे भारतवर्ष का गायों के संरक्षण हेतु, गाय के अनुसंधान हेतु वो बनाया गया है बीकानेर में। तो पहला कहाँ है, मध्य प्रदेश में, और दूसरा कहाँ है, बीकानेर राजस्थान में। ये आपको क्लियर हो गया। तो ये हो गए पूरे 25 अभ्यारण्य जिसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी, जो कि मध्य प्रदेश में स्थापित किए गए हैं। अब मैं बताता हूं बाकी के 6 अभ्यारण्य जो कि प्रस्तावित है मध्य प्रदेश में, उसके बारे में पूरी जानकारी देता हूं। इसको थोड़ा साफ कर लें, काफी कुछ कंटेंट बोर्ड पर इस मानचित्र पर मैं लिख चुका हूं, जो कि जितने भी अभ्यारण्य थे। अब मैं आपको बताऊंगा मध्य प्रदेश के 6 अभ्यारण्य जो कि प्रस्तावित हैं, ठीक है ना। जैसे कि वीरांगना दुर्गावती अभ्यारण्य, ठीक है ना, ये प्रस्तावित है कहाँ पर, दमोह में। थोड़ा सा मैं साफ करते करते आपको वर्बली बता दूं, वीरांगना दुर्गावती अभ्यारण्य जो कि कहाँ पर है, दमोह में प्रस्तावित है, दमोह में बनाने की योजना है। उसके बाद में है कालीभीत अभ्यारण्य जो कि कहाँ पर, बैतुल में बनाने के लिए प्रस्तावित है, ये दूसरा हो गया। तीसरा है सुरमैनिया अभ्यारण्य, ये भी प्रस्तावित रखा गया है, ये कहाँ पर है, खंडवा में बनाने के लिए प्रस्तावित है, खंडवा जिला जो है वहां पर बनाने की योजना है, ठीक है। अब मैं आपको जो रेस्ट ऑफ द 6 हैं उसके बारे में बताऊं। दमोह में पहला अभ्यारण्य स्थापित करने की योजना है, कौन सा, दुर्गावती, ये प्रस्तावित है ये दुर्गावती अभ्यारण्य। दूसरा जो है वो कौन सा है, वो है कालीभीत, यहां पर कालीभीत दूसरा अभ्यारण्य। तीसरा है सुरमैनिया जो कि खंडवा में है, कौन सा, सुरमैनिया अभ्यारण्य। चौथा अभ्यारण्य है मानधाता अभ्यारण्य जो कि खंडवा और खरगोन के बीच में है, ठीक है ना। यहाँ पर कुछ सेंटर पॉइंट है, वैसे खंडवा ही माना जाता है इसको, खंडवा में ही प्रस्तावित किया गया है ये, कौन सा, मानधाता नगरी, इसको राजा मानधाता ने बनाया था, तो उसी क्षेत्र में ये मानधाता के नाम से, उन्हीं के नाम पर ये मानधाता अभ्यारण्य बनाने की योजना यहाँ पर प्रस्तावित है। फिर ये कौन सा हो गया, चौथा। पांचवा जो अभ्यारण्य है वो है कट्ठीवाड़ा जो कि अलीराजपुर में है, कट्ठीवाड़ा अभ्यारण्य यहाँ पर बनाया गया है। उसके बाद में है आखिरी है छठा अभ्यारण्य, 6th, जो कि झाबुआ में बनाया जाएगा, और इसको बोलते हैं, नाम दिया गया है मयूर, यानी कि मोर के लिए मयूर अभ्यारण्य। तो ये 6 प्रस्तावित अभ्यारण्य जो कि भविष्य में स्थापित करने की योजना है, प्रस्तावित हैं ये। तो 6 अभ्यारण्य जो हो गए, और 25 अभ्यारण्य जो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किए। तो ऑल दीज आर अभ्यारण्य वेरी इंपॉर्टेंट, इनको आपको ऐसे ही याद रखना है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य मैंने आपको बताया नौरादेही अभ्यारण्य, जो कि 3 जिलों में, मध्य प्रदेश के सागर संभाग और जबलपुर संभाग का एक जिला, और सागर संभाग के 2 जिले, सागर और दमोह, और जबलपुर संभाग का नरसिंहपुर। तो ये 3 जिलों से के क्षेत्र में फैला हुआ है, 1194 स्क्वायर किलोमीटर में। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य। सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है, इंदौर में स्थापित है राला मंडल अभ्यारण्य, जो कि 2.2345 या फिर 345 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ सबसे छोटा अभ्यारण्य है ये।
तो आपको इन दोनों अभ्यारण्य के बारे में जानकारी होनी चाहिए। सबसे बड़ा अभ्यारण्य नौरादेई और सबसे छोटा अभ्यारण्य रालामंडल अभ्यारण्य। अर्थात संरक्षण कहाँ कहाँ पे होते हैं, कौन कौन से जीव के होते हैं, ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि घड़ियालों का संरक्षण चंबल अभ्यारण्य में किया जा रहा है, कैन अभ्यारण्य में किया जा रहा है, सोन अभ्यारण्य में किया जा रहा है। इस तरीके से ये 3 जो नदियां हैं, नदियों पे जो अभ्यारण्य बनाए गए हैं उसमें घड़ियाल नदी का संरक्षण, घड़ियाल जो जीव है उसका संरक्षण किया जा रहा है। घड़ियाल मगरमच्छ की प्रजाति का ही होता है और मगरमच्छ भी वहां पे पाए जाते हैं। चंबल नदी में डॉल्फिन जो मछली है वो चंबल नदी में ही पाई जाती है। ये भी आपको याद रखना है, जो कि चंबल अभ्यारण्य है। चंबल अभ्यारण्य में वहां पे डॉल्फिन जीव भी, डॉल्फिन मछली भी पाई जाती है। इसके अलावा सोन चिड़िया, जिसको कि सोन चिड़िया भी बोलते हैं, सुनहरी चिड़िया भी बोलते हैं, उसका संरक्षण कहाँ किया जाता है? करेरा और घाटी गांव में। घाटी गांव जो कि ग्वालियर में है, ठीक है ना, वो करेरा कहाँ पे? शिवपुरी में। तो इन दोनों में संरक्षण होता है सोन चिड़िया का। एक्चुअली में करेरा में किया जाता है, जो कि कहाँ पे? शिवपुरी में है, ठीक है। इसके अलावा सरदारपुर और सैलाना, यहाँ पर खरमोर पक्षी का संरक्षण, दोनों आजू बाजू लगे हुए हैं। सबसे छोटा अगर जो करेरा खरमोर पक्षी का संरक्षण होता है वो होता है कहाँ पर? सैलाना में। 12 किलोमीटर में फैला हुआ, ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन उससे बड़ा क्षेत्र है सैलाना का, यहाँ पे कि खरमोर पक्षी का संरक्षण किया जाता है। तो ये सारे के सारे जितने भी मैंने सेंचुरी आपको बताए वो स्पेसिफिकली एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको ऐसे ही याद करना है। मध्य प्रदेश का पहला, बल्कि पूरी इंडिया का सबसे पहला है अभ्यारण्य, वो है गो अभ्यारण्य, जो कि आगर मालवा शाजापुर, ठीक है ना, इस जिले में बनाया गया है, जहाँ पे कि गो अनुसंधान केंद्र, गो जो गाय है उस पर अनुसंधान किया जाएगा, उसकी नस्लों को विकास करने के लिए इस अनुसंधान केंद्र को बनाया गया है। और ये गो अभ्यारण्य पूरी इंडिया का पहला अभ्यारण्य है, जो कि मध्य प्रदेश के शाजापुर और आगर मालवा क्षेत्र में स्थापित किया गया है। दूसरा जो है मैंने आपको बताया वो है राजस्थान के बीकानेर में, जो कि मध्य प्रदेश के बाद में राजस्थान में स्थापित किया गया है, ठीक है। तो ये पूरी जानकारी मैंने आपको दी, जिसमें कि मध्य प्रदेश के सारे अभ्यारण्य थे। आपको वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ में आपको जो भी डाउट है इन सभी सेंचुरीज और अभ्यारण्य में, जिसको कि अंग्रेजी में अभ्यारण्य बोलते हैं, अंग्रेजी में सेंचुरी बोलते हैं और हिंदी में अभ्यारण्य बोलते हैं, अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको पूरा क्लेरिफाई करूंगा, ठीक है। तो ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। अगला वीडियो फिर मैं आपके साथ में लेके आऊंगा, और अगला वीडियो होगा, अगली जो लाइव क्लास होगी वो कौन सी होगी? वो होगी मध्य प्रदेश की राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है ना, नेशनल पार्क, ऑल नेशनल पार्क ऑफ द मध्य प्रदेश, उसके बारे में पूरी की पूरी लाइव क्लास कल लेने वाला हूँ। सारे विद्यार्थी जो इस क्लास में मेरे साथ जुड़े हुए हैं उन सभी से मैं कहना चाहूंगा कि अगली क्लास में भी आप आएं, जिसमें कि मैं पूरे नेशनल पार्क के बारे में आपको बताऊंगा। आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको आगे भी बढ़ाएं, इस लाइव क्लास को, क्योंकि लाइव क्लास खत्म होने के बाद में ये पूरी की पूरी लाइव क्लास आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, वहां से भी आप दोबारा देख सकते हैं और इसको शेयर भी कर दें आप, ठीक है। तो थैंक यू सो मच टू ज्वाइनिंग दिस क्लास। अगली क्लास नेशनल पार्क पर है, जो कि ठीक 11 से 11:15 के बीच में मैं स्टार्ट कर दूंगा। आप लोग जुड़िए उसमें, जिसमें कि मैं पूरा के पूरे नेशनल पार्क के बारे में बताऊंगा। थैंक यू सो मच टू ज्वाइनिंग माय दिस क्लास।